हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल RGB ITI में। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग एनटीटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में रेगुलर स्टडी कर रहे हैं या हम लोग इसके बारे में रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी इसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है, अभी जो पेपर चल रहा है हमारा, वो है समाजशास्त्र एवं निर्देशन। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, समाज शास्त्र एवं इसमें क्या है कि इसमें हम लोग करीब करीब 4 क्लास करीब हो चुका है ना। तो आज जो हम लोग इसमें समाजशास्त्र एवं निर्देशन में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जनसंख्या। क्योंकि भारत में जनसंख्या, अब समाज का जहां बात हो गया वहां भाई आबादी की बात होनी, मतलब जाहिर सी बात है कि आबादी की बात होनी ही होनी है। तो भारत में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, तो इंग्लिश में पॉपुलेशन बोल, आप में से बहुत लोग जानते होंगे और उम्मीद करते हैं कि लगभग सभी लोग ये जानते होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम क्लास 1-2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। क्लास 1-2 में भले ही पढ़ाने वाले लोगों को पढ़ा रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है आप लोग 10th 12th ग्रेजुएशन बहुत से ऐसे करके बैठे हुए होंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मतलब जरूर जानते होंगे। तो जनसंख्या, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जनसंख्या क्या है। जन जन का मतलब व्यक्ति से होता है ना, कि कितने व्यक्ति हैं या कितने लोग हैं। तो जन का मतलब होता है व्यक्ति, और संख्या मतलब व्यक्तियों की संख्या, तो वो हो गया जनसंख्या। अब क्या है कि भारत में जनसंख्या को लेकर कोई ऐसी पॉलिसी सरकार के द्वारा नहीं लाई गई है जिससे कि जनसंख्या पर नियंत्रण का कोई प्रभावी उपाय किया जा सके। लेकिन भारत की सबसे बड़ी, अगर अभी वर्तमान समय की अगर सबसे बड़ी अगर समस्या है तो जनसंख्या और बेरोजगारी। तो जनसंख्या को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। इसके बारे में अगर हम लोगों को सही ढंग से अगर पता होगा तो हम आने वाले बच्चों को, आने वाले जो पीढ़ी जनरेशन हैं, उनको सही ढंग से इसके बारे में बता सकेंगे और इसका सही ढंग से इस पर नियंत्रण किया जा सकेगा। तो इस दृष्टिकोण से जनसंख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो जनसंख्या का क्या है कि सबसे पहले इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं कि भारत में ये आंकड़ा क्या था पहले का और अब क्या है। क्योंकि अब क्या है कि अब भारत विश्व में, पूरे विश्व में पहला स्थान अब रख रहा है जनसंख्या में। तो स्टार्ट करते हैं 1947 से। लगभग 1947 के आसपास भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1947 के आसपास मात्र 34 करोड़ जनसंख्या थी। भारत की जनसंख्या मात्र 34 करोड़, सोचिए। और अभी का क्या है, अभी क्या है कि अभी आ गया हमारा 2023 अप्रैल में, ऐसा आंकड़ा दिया गया 2023 के अप्रैल महीने में, लगभग यही एक आध महीना पहले की बात है, कि हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए। मतलब कितना हमारी आबादी हो गई? तो 142.5 करोड़ के आसपास, लगभग कितना गुना, मतलब 4-4.5 गुना लगभग, है ना। तो इतनी आबादी मात्र हम लोग, मतलब 70-75 सालों में इतना गुना हमारी आबादी हो गई। तो इस पे नियंत्रण का बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप सरकार को उठाने चाहिए। इसके लिए बहुत एकदम सख्त कदम उठाने चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आप लोग का अपना अलग अलग विचार हो सकता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसमें ज्यादा नहीं पढ़ते कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर हाँ, एक शिक्षित व्यक्ति जो भी है और जो समझता है इस बात को, वो जाहिर सी बात है इसके रोकथाम के लिए ही उपाय करेगा। तो जहां जनसंख्या की बात हुई तो वहां जनसंख्या घनत्व की भी बात होगी ही होगी। आखिर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आखिर कितना घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कहते किसको? सबसे पहले इसका हम लोग इसको समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में,
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या घनत्व कहते हैं। का घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली संख्या या निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या कहो या संख्या, तो वो क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ना, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है, इसका अर्थ अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है कि इसके भी कुछ आंकड़े हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लगभग क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसा हम लोग डाटा ये किए हैं इधर उधर से, मतलब कहीं नेट वगैरह से ही कलेक्ट किए हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो किस तरीके से रेगुलर कितनी तेजी से ग्रोथ किया है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो 1921 में जनसंख्या घनत्व था वो था 81, ठीक है, 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है 1931, देखिएगा यहाँ पे डिफरेंस, तो यहाँ 81 से हुआ 91, अब है 1941 हो जाता है 104, 1951 में अब 104 हुआ 1941 में, 1951 में 117, 1961 में हो जाता है ये बढ़कर लगभग 142, 1971 में 177, 1981 ऐसा ही है, और 1981 में हो जाता है 216, ऐसे ही चलता जाएगा। और लगभग 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हमारा जो ये हो जाता है वो लगभग हो जाता है 382 है ना, 382। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है लगभग 90 साल में, है ना, कहाँ 81 था और कहाँ 382, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़ा था कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से हमारे देश में बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या घनत्व भी बढ़ेगा ही। अब हम लोग जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, है ना, आखिर जनसंख्या क्यों इतना अधिक बढ़ रहा है, और जनसंख्या घनत्व कहीं कहीं ऐसा है, जैसे किसी एक शहर का ले लेते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रो सिटी की बात करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, है ना, बेंगलोर हो, जो भी, अगर इन सब शहरों की अगर बात करें तो इन सब शहरों में गांव की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व तो काफी अधिक है। ऐसा क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक कौन कौन से हैं, उसके विषय में थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक है जिसके कारण जनसंख्या घनत्व हर जगह पे अलग अलग पाया जाता है। इसको जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, कौन कौन से कारक हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद करते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग इस बात को समझते होंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि वर्षा, जहाँ वर्षा अच्छा होगा, जहाँ वर्षा अच्छी होगी वहां तो व्यक्ति ज्यादा वहां लोग रहना पसंद करेंगे, है ना। अब जहाँ बिल्कुल बंजर सा भूमि होगा, रेगिस्तान होगा, वहां जाहिर सी बात है सॉरी, वहाँ जाहिर सी बात है कि लोग कम ही रहेंगे। जहाँ वर्षा अच्छी होगी वहाँ लोग थोड़ा ज्यादा मात्रा में रहेंगे।
फिर है इससे रिलेटेड मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता, अब देख, ऐसा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा गया है कि लोग ज्यादातर किस क्षेत्र में रहना पसंद कर रहे थे, जहां की मिट्टी की उर्वरता सही हो, मतलब नदी के तटीय इलाके में, है ना, चाहे वो सिंधु नदी हो या मुख्य रूप से उसमें सिंधु नदी के तट पे ही वो पूरी सभ्यता बसी हुई थी। तो जो नदी का जो उसका जो क्षेत्र होता है, उसका जो मैदान होता है, नदी से सटा हुआ जो मैदान, वो काफी उर्वरता के मामले में काफी वो अच्छा होता है, इसलिए उसके आसपास लोग रहना ज्यादातर पसंद करते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता हो गया। फिर है यातायात का साधन, जहाँ यातायात का साधन बिल्कुल सुगम हो, वहां भी लोग ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। फिर है औद्योगिक, जहाँ औद्योगिक विकास हुआ हो या जिस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण हो, औद्योगिक विकास जिस जिस क्षेत्र में है वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ शिक्षा का केंद्र रहा हो, शिक्षा का केंद्र, वहां भी लोग अधिक मात्रा में रहना पसंद करते हैं, जैसे पटना है, कोटा है ना, इन सब जगहों पे लोग, ये सब शिक्षा का केंद्र है, हब है एजुकेशन का, तो इन सब जगह पे लोग बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। आप कभी पटना के बाजार समिति में जाके देखिए, वहाँ किस प्रकार का जनसंख्या घनत्व है, मतलब इतना वहाँ एक रोड भी है, गली भी है, तो इतना बिजी है कि वहाँ साइकिल चलना या मोटरसाइकिल से चलना बहुत मुश्किल होता है। पैदल ही लोग इतनी बड़ी संख्या में, अगर कोई कोचिंग वगैरह, अगर क्लास वगैरह कहीं से अगर छूटता है, इतनी बड़ी संख्या में वहाँ बच्चे आते जाते रहते हैं कि वो पूरा का पूरा रास्ता सिर्फ लोगों से ही एकदम पटा हुआ रहता है। और कौन से कारक हो सकते हैं, तो देखिए, अगर किसी राज्य की राजधानी हो जाए या किसी देश की राजधानी, वो भी इलाका जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत, ये वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। और जलवायु, जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छी होती है वहाँ लोग ज्यादातर वास करते हैं, वहाँ का घनत्व ठीक ठाक रहता है। और अगर कृषि की बात हुई है तो सिंचाई की सुविधा जहाँ हो वहाँ लोग ज्यादातर कृषि करना पसंद करते हैं, तो वहाँ भी लोग ज्यादा मात्रा में रहेंगे। ठीक है, और क्या है, तो और रख सकते हैं। अब जहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा लोगों को, शांति, सुरक्षा, जहाँ व्यवसाय के पर्याप्त अवसर, व्यवसाय के पर्याप्त उपलब्ध हो, इन सब, ये सब मुख्य तत्व हैं जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के। अगर ये सब सारी चीजें जहां जिस क्षेत्र में भी उपलब्ध हो पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, उन सभी जगहों पर क्या होता है कि जनसंख्या घनत्व ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब जहाँ कुछ है ही नहीं, बंजर भूमि है, पहाड़ है, न वर्षा का साधन, न सिंचाई का साधन, न कृषि का साधन, ऐसे जगह पे अक्सर क्या होता है, पहाड़ी इलाके में या रेगिस्तानी इलाके में अक्सर क्या होता है कि वहाँ लोग बहुत कम मात्रा में रहते हैं, नाम मात्र के, मतलब वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम होता है मैदानी इलाकों की तुलना में। अब है क्या कि जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, उसका भार शहरों पे पड़ रहा है ना, गांव में लोग कम निवास करते हैं, शहर में सुविधाएं अधिक हैं, हॉस्पिटल की सुविधा है, चाहे आपको शिक्षा की सुविधा है, हर तरीके से ये शहर में हर तरीके से सुविधाएं अधिक है, इसलिए लोग गांव छोड़कर शहरों में आजकल ज्यादातर आने लगे। तो उसका असर अब शहर में देखने के लिए मिलता है कि शहर काफी अत्यधिक प्रदूषित रहने लगे हैं, यहाँ का जलवायु है वो बहुत ज़्यादा वो चेंज होने लगा है कि गांव की अपेक्षा शहर का जो क्लाइमेट होता है उसमें करीब करीब 4-5 डिग्री तक टेम्परेचर का ये डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो इन सब को रोकने के लिए हम लोग को क्या है कि एक परिवार नियोजन, पहले भी ये स्कीम ऐसा भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, और आवश्यकता है हम लोगों को भी परिवार नियोजन के ऊपर अपना ये ध्यान केंद्रित करने का।
तो हम लोग देखते हैं कि परिवार नियोजन किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकता है और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। परिवार नियोजन, अगर जनसंख्या की बात है तो परिवार नियोजन की भी बात होगी ही। परिवार नियोजन की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। आवश्यकता एवं ठीक है, परिवार नियोजन की क्या आवश्यकताएं हैं एवं इसके क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो क्या है कि खाद्यान्न, है ना, खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तु आपूर्ति, है ना। अगर परिवार नियोजन पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, जनसंख्या अगर नियंत्रित रहेगी तो क्या होगा कि खाद्यान्न जो है, जो भी खाद्यान्न में जैसे गेहूं, चना या जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सब आ जाती है। तो खाद्यान्न और जो भी आवश्यक वस्तुएं, हम लोग को जो एसेंशियल नीड्स की जो भी ऐसे सामान है जो चाहिए पर डे, जैसे शैम्पू है, साबुन है, या और भी कुछ ऐसे दैनिक यूज के लिए डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, उन सब चीजों की आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी, है ना। अभी क्या है, किसी भी चीज का रेट बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, क्यों? जितना प्रोडक्शन है उससे ज्यादा डिमांड है, इसलिए क्या होता है, रेट हाई हो जाता है। तो इस चीज में थोड़ा सा मतलब लोगों को रिलैक्स मिलेगा, तो ये चीज बहुत आवश्यक है कि खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि हो। वो कैसे होगा? परिवार नियोजन के माध्यम से ही हो पाएगा। फिर उसके बाद है पूंजी निर्माण में वृद्धि। निर्माण वृद्धि, इसमें क्या है, अब देखिए, अब कोई घर में जैसे 5-6 लोग हैं, 6 लोग हैं, अब वहां कोई काम करने वाला एक है, तो एक कमा कर आता है, अब वो जो भी कमा के आएगा वो 6 लोगों का भरण पोषण उसी से होना है। तो ऐसे में क्या होता है कि घर की स्थिति बहुत अच्छी बन नहीं पाती, और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वो फैमिली थोड़ा सा वीक रह जाता है, क्योंकि एक कमाने वाला है और उसी में एक का भरण पोषण होना चाहिए। लेकिन अगर एक व्यक्ति काम करने वाला है, अगर कोई ऐसा फैमिली है जहाँ एक व्यक्ति काम करने वाला है और वहाँ 4 ही लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ 6 लोग हैं उससे बेहतर स्थिति होगी 4 लोगों की। तो अगर परिवार नियोजन, अगर थोड़ा सा अगर इस पे हम लोग ध्यान दें, जनसंख्या नियंत्रण पे, परिवार नियोजन पे, तो उसमें क्या होगा कि पूंजी के निर्माण में भी उसमें वृद्धि की जा सकती है। ठीक है। और परिवार नियोजन से क्या होगा कि संख्या नियंत्रण हो पाएगा, है ना, जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन से क्या होगा कि जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सकता है। फिर है परिवार नियोजन के माध्यम से निर्धनता को दूर किया जा सकता है, निर्धनता को दूर किया जा सकता है ना। अगर परिवारों की संख्या कम होगी तो जितने व्यक्ति होंगे, कम व्यक्ति होंगे, तो जो भी आप उपार्जन करेंगे, जो भी आपकी आय होगी, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होती जाएगी। और अगर गरीब व्यक्ति है तो वो सरकारी योजनाओं के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, अगर उसका छोटा परिवार होगा तो वो उसके माध्यम से क्या होगा, अपनी निर्धनता को वो दूर करने में सक्षम होगा। फिर है बढ़ते कीमत के स्तर में कमी, है ना। अगर किसी भी सामान का कोई कीमत अगर बढ़ रहा है, जैसे पहले के लोग बोला करते हैं, ऐसा अक्सर सुनने के लिए मिलता है गाँव में कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जो भी हैं, गाँव के वृद्ध लोग हैं, वो बोलते थे कि पहले हम लोग क्या है कि
जो चावल है वो 50 पैसे में 40 केजी खरीद के लाते थे। अभी का क्या समय है, कभी 1000 रुपये में भी नहीं मिलता। कितना मतलब ये हो गया, क्यों? क्योंकि जितना अभी प्रोडक्शन है उससे ज्यादा क्या है कि उसका ये है खर्च है, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर ये होगा, अगर जैसे किसी भी चीज का अगर सप्लाई अधिक होगा और उसका अगर कंज्यूम करने वाले लोग कम होंगे तो उसके कीमत में क्या होगा, कीमतों के स्तर में रेगुलर कमी आएगी। और क्या हो सकता है, तो सामाजिक कल्याण कार्यों में भी वृद्धि इससे की जा सकती है। सामाजिक कल्याण के कार्यों में वृद्धि जा सकती है इससे। वो किस प्रकार से, जरा देखते हैं। ये सरकार बहुत से ऐसे सामाजिक कल्याण के स्कीम लॉन्च करती है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया। तो सामाजिक कल्याण के जो भी योजनाएं आती हैं सरकार के द्वारा, अगर आपका परिवार बहुत बृहद पैमाने पे बहुत बड़ा है तो क्या है कि उसका आप, ठीक है, आप उसका लाभ ले पा रहे हैं, लेकिन क्या है कि अगर आपके परिवार की संख्या बहुत बड़ी है, अब कब फैमिली बहुत बड़ा है, तो क्या है वो सब में बहुत निम्न मात्रा में सभी के पास वो पहुंचेगा, मतलब उससे आपको बहुत कम लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपका फैमिली अगर छोटा है ना, जैसा कि सरकार का स्कीम भी था, हम दो हमारे दो, अगर आपका 4 लोगों की फैमिली, तो सरकार की जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, आपके लिए काफी प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। ठीक है, अब है क्या कि अब हम लोग जनसंख्या शिक्षा पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जनसंख्या की शिक्षा क्यों आवश्यक है और ये हमारे लिए किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकता है। तो संख्या शिक्षा, ठीक है, जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है? तो जनसंख्या शिक्षा का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं कि जनसंख्या के संबंध में ऐसा ज्ञान जिससे कि व्यक्ति तथा राष्ट्र का हित हो सके, है ना। जनसंख्या का क्या है कि जनसंख्या के संबंध में ऐसा ज्ञान जिससे व्यक्ति तथा राष्ट्र का हित हो सके, उसको बोलते हैं जनसंख्या शिक्षा। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम लोग को जनसंख्या के बारे में पता होगा तो हम लोग क्या है इसके हित के बारे में, और मतलब खुद का हित कर पाएंगे और उससे राष्ट्र का भी हित होगा। फिर भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ कब से हुआ? तो भारत में जो है, भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ, भारत में क्या का प्रारंभ शिक्षा का प्रारंभ लगभग 1912 ईस्वी के आसपास, सॉरी 1952 ईस्वी के आसपास हुआ, है ना। 1952 से क्या है कि 1951 में सबसे आजाद हुआ जब देश, तो 1951 में पहली बार जनसंख्या मतलब जनगणना हुई, और उसके बाद से ही जनसंख्या शिक्षा पे जोर दिया जाने लगा। तो 1952 में इसे प्रभावशाली रूप से लॉन्च किया गया कि 1952 जनसंख्या शिक्षा सारे व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। चूंकि 1921 में जैसा आप लोगों ने देखा कि मात्र प्रति जनसंख्या घनत्व जो 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और वही 1951-52 आते आते 117 हो गया, मतलब लगभग 1.5 गुना से ज्यादा, 1.5 गुना लगभग हो गया, है ना। तो उस समय जो भी हमारे ये थे देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में हित सोचने वाले, उन लोगों को ये चीजें महसूस हुई कि जनसंख्या शिक्षा के ऊपर भी लोगों को जागरूक करना काफी आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि जनसंख्या से जुड़े आज जो भी तथ्य हमने बताए वो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आप लोग बहुत कुछ उसमें जानते होंगे, और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि उसमें कुछ नवीन ज्ञान, आपके ज्ञान पूर्व ज्ञान में हम कुछ नवीन ज्ञान को जोड़ने में सक्षम हुए। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।